नमस्कार आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशनानंद सर के द्वारा जो ऑफलाइन क्लास में टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास का जो टेस्ट नंबर 9 है, टेस्ट 9 के प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। टोटल 100 प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन रहेंगे अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं, प्रश्नों पे ध्यान देते हैं तो, ठीक है। और देखिए, जो आपका एग्जाम है बिहार पुलिस का 24 सितंबर से ही शुरू होगा, ठीक है। तो आप किसी भी गलतफहमी में मत रहिए कि आपका एग्जाम का डेट बढ़ेगा नहीं, इसी डेट पे आपका एग्जाम होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। आपके पास काफ़ी कम समय है, जितना हो सके आप रिवीजन पे फोकस कीजिए। जितना हम करा रहे हैं उसको आप लोग रिवीजन पे फोकस कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने इस सेशन के प्रश्नों को शुरू करते हैं। लेकिन प्रश्न शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई नए हैं इस चैनल पे, तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो सके तो आप लोग के लिए यह चैनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से आपके फ़ोन पे वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो चलिए हम अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। आप सभी लोग लास्ट में अपना स्कोर कमेंट में हमें जरूर बता दीजिएगा। चलिए, तो आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची 1 तरफ आपको दिया गया है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में लेखक का नाम दिया गया है और इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम सूची 2 में दिया गया है। आपको सही उत्तर बताना है कि इस प्रश्न के लिए सही उत्तर कूट के माध्यम से कौन सा होगा। और देखिए, चारों के चारों पुस्तक और चारों के चारों व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो देखिए, आप अगर इस प्रश्न को सही करने का प्रयास कीजिएगा तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। जिससे आपको पता है कि मेगास्थनीज ने किसकी रचना की है, इंडिका की रचना की है, यानी कि डी का 2 हो जाएगा। आप लोग अगर ऑप्शन को देखिएगा ना तो ई डी में 4 दिया गया है, 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 1 दिया गया है। तो मात्र एक ही ऐसा ऑप्शन बी है जिसमें डी का कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो आप लोग एक ऑप्शन के सहारे भी अपना सही उत्तर चुन सकते हैं, ठीक है। वही बात कर लिया जाए, यानी कि देखिए, प्लिनी ने किसकी रचना की है, यानी कि प्लिनी ने किसकी रचना की है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3, यानी कि नेचुरल हिस्ट्री। आप लोग ध्यान रखिएगा, नेचुरल हिस्ट्री। यानी कि मैं कहूँ तो देखिए यहाँ पर मेगास्थनीज इंडिका हो जाएगा, ठीक है। वही बात किया जाए, यानी कि हेरोडोटस, तो देखिए हिस्टोरिका की रचना की है, ठीक है। टॉलमी का बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, टॉलमी ने किसकी रचना की है, भारत का भूगोल। टॉलमी ने भारत के भूगोल की रचना की है। बाकी बच गया है, यानी कि प्लिनी का, ऑप्शन सी का, तो देखिए ऑप्शन सी का 3 हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी अपना आंसर चुन सकते हैं, ठीक है। तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि 2 वाला, डी का जो 2 है यही आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने 2 नंबर, निम्नलिखित में आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तथा पहिए का आविष्कार किस कालखंड में हुआ था। देखिए, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में। लेकिन आपसे पहिया का आविष्कार पूछा गया है और आपको बताना है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं पहिए का आविष्कार का, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, जो लोग भी बता रहे हैं 9 पाषाण काल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। यानी कि पहिए का आविष्कार 9 पाषाण काल में हुआ है। किस काल में हुआ है, 9 पाषाण काल में हुआ है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस 9 पाषाण काल से। देखिए, सबसे पहले अन्न जो है ना, देखिए अन्न उपजाने का श्रेय 9 पाषाण काल के निवासियों को ही जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहले प्रयुक्त अनाज चावल, ठीक है, चावल। और यहीं पे आपसे पूछ ले कि प्रथम फसल कौन था, तो ध्यान रखिएगा गेहूं, ठीक है। प्रथम फसल कौन था, गेहूं। आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, 9 पाषाण काल के लोग कृषि के अलावा पशुपालन का भी काम करते थे, ठीक है। पशुपालन का भी काम करते थे। और 9 पाषाण काल में ही पहिए और चाक का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और देखिए पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है, प्रश्न में पूछ लिया जाता है आपसे कि विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कोल्डी हवा, ठीक है, कोल्डी हवा का नाम ध्यान रखिएगा, जो कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद यानी कि यूपी पड़ता है, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं पे आपसे बात कर लिया जाए पूरा पाषाण काल में प्रमुख औजार कौन कौन थे, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कुल्हाड़ी, क्या ध्यान रखिएगा, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, ठीक है, वसली, ठीक है, कहाँ से मिला है, पूरा पाषाण काल से मिला है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिए पाषाण काल, जो आपका ये पाषाण काल दिखाई दे रहा है ना, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, ठीक है, और देखिए मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो हो जाएगा आपका नव पाषाण काल। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा जो आपका यह पूरा पाषाण काल है, ठीक है, अगर इसका समय आपसे पूछ लेना तो ध्यान रखिएगा इसे अज्ञात काल माना जाता है, ठीक है, यानी कि इसकी अगर उत्पत्ति का बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 10,000 ईसा पूर्व। देखिए बुक में आपको डेट अलग अलग मिल सकता है, तो आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है, और डेट से प्रश्न भी नहीं पूछेगा, मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल को अज्ञात काल कहा जाता है, और इसका जो समय का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। वही अगर मध्य पाषाण काल का बात किया जाए, देखिए मध्य पाषाण काल का बात किया जाए अगर समय का, तो ध्यान रखिएगा 10,000 ईसा पूर्व से आप लोग ध्यान रखिएगा 5500 ईसा पूर्व, आप लोग ध्यान रखिएगा 10,000 से 5500 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल का समय, ठीक है। वही नव पाषाण काल का समय आपसे अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, ठीक है, अभी तक तो पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा मध्य पाषाण के लिए 5500 ईसा पूर्व से आप लोग ध्यान रखिएगा 3000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो देखिए आपके इस प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, यानी कि आग का आविष्कार पूछा है तो ध्यान रखिएगा, पहिया का आविष्कार, तो ऑप्शन ए नव पाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में, तो पूरा पाषाण काल, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था। देखिए दक्षिण भारत में जो स्थित एकमात्र महाजनपद था उसका नाम बताना है। तो देखिए महाजनपद से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टि से बनने वाले हैं या बनने की संभावना है, सारे पॉइंट को हम क्लियर करते हुए फुल डिस्कशन के साथ चलेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके पास टाइम कम है, ठीक है, और आपके सर पे आपका एग्जाम आकर के खड़ा है, ठीक है। अगर बात कर लिया जाए महाजनपद का तो ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व, ठीक है, लगभग 26, ठीक है, 26 शताब्दी ईसा पूर्व, 26 शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में लगभग 16 महाजनपद का क्या हुआ, उदय हुआ, ठीक है। और इस 16 महाजनपद के बारे में जो जानकारी देने वाले धर्म ग्रंथ हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर बौद्ध ग्रंथ का बात किया जाए, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ का बात किया जाए तो बौद्ध ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है। यही बात कर लिया जाए जैन धर्म का, तो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, यानी कि भागवती सूत्र। भागवती सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा, भागवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद पूछा गया है, तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब अस्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अस्मक 16 महाजनपदों में मात्र एक ऐसा महाजनपद था जो कहाँ स्थित था, दक्षिण भारत में स्थित था, ठीक है। तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस नदी क्षेत्र के अंतर्गत या किस नदी के आसपास अस्मक महाजनपद फैला था, तो ध्यान रखिएगा गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पे आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि इसकी राजधानी बता दीजिए, तो राजधानी हो जाएगा पोटली, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, पोटली आप लोग ध्यान रखिएगा, अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली, ठीक है। यहीं पर अगर गंधार का बात किया जाए, ठीक है, तो देखिए वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है, तक्षशिला, आप लोग ध्यान रखिएगा, गंधार की राजधानी तक्षशिला, आप लोग ध्यान रखिएगा। वही अगर चेंदी का बात किया जाए, चेंदी का अगर बात कर लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा यह यूपी के, देखिए यूपी बुंदेलखंड के आसपास फैला था और इसकी राजधानी आप लोग ध्यान रखिएगा शक्तिमती,
ठीक है। शक्तिमती चंदी की राजधानी। वही सूरसेन का बात कर लिया जाए, ठीक है, सूरसेन का बात कर लिया जाए तो यह वर्तमान में यूपी में था। और ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी मथुरा थी। कहाँ थी? मथुरा थी। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। और मेगास्थनीज ने इंडिका में सूरसेन का वर्णन किया है। ध्यान रखिएगा मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में सूरसेन का वर्णन किया है। और आपको मैं प्रश्न एक छोड़ करके जा रहा हूँ, आपको बताना है 16 महाजनपदों में बिहार में कुल कितने महाजनपद थे, ठीक है, और यूपी में कुल कितने महाजनपद थे। एक प्रश्न मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, आपको कमेंट में इसका जवाब बताना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो बिहार में एक स्थित क्या था, मगध था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए गुलाम वंश से संबंधित कथन आपसे पूछा गया है, आपको इस प्रश्न का जवाब बताना है। तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर नीचे कूट दिया गया है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया, यह कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। वही बात किया जाए कथन 2 का, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, यह भी कथन क्या है आपका सही है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही अगर बात कर लिया जाए चौथा यानी कि तीसरा कथन का, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक 24 जून 1206 को किया था, क्या यह सही है, आपको बताना है या ना। तो देखिए यह भी कथन क्या है, सही है। अपना अभिषेक इन्होंने 24 जून 1206 को किया था, यह भी सही है। चौथा कथन पढ़िए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर से स्थापित किया था, यानी कि देखिए यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, यह अपना राजधानी लाहौर में ही रखा था, यह भी कथन क्या है, सही है। चौथा कथन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। हाँ, नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था कुतुब मीनार का, ठीक है। इल्तुतमिश ने उसका कार्य पूरा कराया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें दिया गया पांचों के पांचों कथन सही है। जो लोग भी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही। प्रश्न आपका 5 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली क्रम। देखिए विजयनगर साम्राज्य के वंश का प्रणाली क्रम बताना है कि कौन सा वंश पहले शासन किया, उसके बाद कौन किया, उसके बाद कौन किया और उसके बाद कौन किया, ठीक है। इससे पहले अगर मैं बात कर लूँ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का, तो ध्यान रखिएगा 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने मिल करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, हम्पी, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, हम्पी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बात कर लिया जाए विजयनगर साम्राज्य में वंश प्रणाली क्रम का, तो देखिए सबसे पहले यानी कि संगम वंश ने शासन किया, और इनका शासनकाल आप लोग ध्यान रखिएगा 1336 से लेकर के यानी कि 1485 ईस्वी, ठीक है, 1336 से लेकर के 1485 आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो शासन करने वाले वंश हो जाएगा सुलू वंश, आप लोग ध्यान रखिएगा, सुलू वंश का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। और सुलू वंश ने 1485 से लेकर के ध्यान रखिएगा 1485 से लेकर के आप लोग ध्यान रखिएगा 1505 तक शासन किया था। 1505 तक शासन किया था कौन, सुलू ने किया था, ठीक है। वही तुलू का बात अगर हम कर लें तो 1505 से लेकर के आप लोग लिख भी लीजिएगा, ठीक है, रिवीजन में आसानी होगा। 1505 से लेकर के 1500 आप लोग ध्यान रखिएगा 70 तक किया था, 1570 तक किया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और लास्ट में जो शासन करने का काम आरबीडू ने किया था, और इनका शासनकाल आप लोग ध्यान रखिएगा 1570 से लेकर के 1652 आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका समय का कालक्रम है, ठीक है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, संगम, सुलू, तुलू और आरबीडू का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। यह विजयनगर साम्राज्य वंश के यानी कि प्रणाली का क्या है, शासन प्रणाली का, वंश प्रणाली का क्या है, क्रम है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 6 नंबर, सूची 1 कार्य दिया गया है और सूची 2 वर्ष दिया गया है। देखिए और बताना है गलत कौन है। ध्यान रखिएगा दीन ए इलाही किसने शुरुआत किया था, अकबर, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, अकबर आप लोग ध्यान रखिएगा। 1582 सही है, ठीक है। इलाही सनवत की स्थापना अकबर ने ही किया था, 1583 में किया था, यह भी सही है। अगला देख लीजिए, राजधानी लाहौर स्थापना 1585 में अकबर ने ही किया था। वही इबादत खाने की स्थापना पूछ लिया जाए तो यह गलत कथन है, 1565 में नहीं, ध्यान रखिएगा 1575 में इबादत खाने की स्थापना हुआ था, ठीक है, अकबर के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा
ऑप्शन नंबर डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, देखिए 7 नंबर, मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। यहीं पे अगर बात कर लिया जाए बी नंबर कथन का, इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। यह भी कथन क्या है, सही है, बी भी सही है। सी क्या है, खेती के लिए अग्रिम कर्ज जिसे तकाबी ऋण कहा जाता था कृषकों को प्रदान किया। यह प्रदान करने का काम मुर्शिद कुली खां ही ने किया था। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। देखिए डी में उपयुक्त सभी दिया गया है, तो अगर आप इस प्रश्न के लिए सही आंसर का बात कीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 1 नंबर प्रश्न है आपके सामने, किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था। चलिए बताइए आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। जो लोग भी ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल सिख युद्ध बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, तृतीय आंग्ल सिख युद्ध जो था 21 फरवरी, ठीक है, 21 फरवरी आप लोग ध्यान रखिएगा, 21 फरवरी 1849 को हुआ था, ठीक है। वही बात कर लिया जाए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का, तो ध्यान रखिएगा 1800 यानी कि 1848 से लेकर के 49 आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का समय का अगर बात कर लिया जाए तो 1845 से लेकर के आप लोग ध्यान रखिएगा 46 तक, ठीक है। जो पंजाब के सिख राजा थे, इनका भिड़ंत किसके साथ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा अंग्रेजों के साथ हुआ था, ठीक है। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय, ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, तृतीय आंग्ल सिख युद्ध। 9 नंबर प्रश्न है, पंजाब में कूका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था। किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था, आप सभी को बताना है। तो देखिए ब्रिटिश अधिकारी का बात कर लिया गया है, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का नाम ध्यान रखिएगा, इन्हीं का शासन था। ऑप्शन ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा, कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल के द्वारा शुरू किया गया। जवाहर मल के द्वारा शुरू किया गया, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। देखिए गलत कथन पर विचार करना है, ध्यान रखिएगा। यानी कि इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था, यह बिल्कुल सही कथन है। बी है ऑप्शन में, इनके द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्र, मराठा का अंग्रेजी में संपादन और केसरी का मराठा में संपादन निकाला गया। यानी कि 1881 में 2 साप्ताहिक पत्र निकाले कौन, बाल गंगाधर तिलक, एक मराठा और एक केसरी। मराठा का संपादन अंग्रेजी में और केसरी का मराठी में होगा, ठीक है। तो यह भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। सी को पढ़िए, 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में सियाजी महोत्सव प्रारंभ किया। यह भी कथन क्या है, सही है। यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। गलत पूछा है तो गलत कोई नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, चौरी चौरा कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था। ध्यान दीजिएगा, चौरी चौरा जो घटना हुआ था 4 फरवरी, डेट भी आपसे पूछ लिया जाता है, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। यूपी के कहाँ, गोरखपुर, आप लोग ध्यान रखिएगा। इस घटना के वजह से महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चला रखा था 12 फरवरी, ध्यान रखिएगा, 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की थी। देखिए कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसमें 16 फरवरी 1922 है, 15 फरवरी 1922 है, 11 फरवरी 1922 है। डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित करने की क्या कर दी, घोषणा कर दी, ठीक है। यानी कि आंदोलन को वापस ले लिया। ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी भी ऑप्शन में 12 फरवरी नहीं दिया गया है, ऑप्शन डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा आप लोग। 12 नंबर प्रश्न है, अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था। कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर, यानी कि आप लोग ध्यान रखिएगा, बी को ध्यान रखिएगा। 12 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बम्बई 1904 के अधिवेशन की अध्यक्षता इसने किया था, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है 13 नंबर, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, जो लोग भी बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी आप सभी को बताना है। तो देखिए 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा यह जो फ्रैंकफर्ट की संधि हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। फ्रांस और किसके बीच हुआ था? प्रसा के बीच हुआ था। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। यही बात किया जाए वियना कांग्रेस की स्थापना का, तो ध्यान रखिएगा 1815 में हुआ था। किसने किया था? तो मेटरनिक ने किया था। किसने किया था? मेटरनिक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। वही पेरिस की संधि का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 1763 आप लोग एक बार इस डेट को कंफर्म कर लीजिएगा, थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, 1763 आप लोग ध्यान रखिएगा पेरिस की संधि हुआ था। ठीक है, आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 15 नंबर, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? आप सभी को बताना है। यानी कि 15 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए सबसे सटीक जवाब मेटरनिक का यह कथन है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न 16 नंबर है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है आप सभी को बताना है। तो देखिए कौन सुमेलित नहीं है, तो जब 16 के लिए आप लोग पढ़िएगा सही जवाब का आप चयन कीजिएगा। चांगला कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। अगर बात किया जाए सेला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है सेला दर्रा। ठीक है, उत्तराखंड में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं पूछा गया है आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है आप सभी को बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अगर बात कर लिया जाए तो पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है। पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है, बाकी हरियाणा का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग क्या है? सम्मिलित है। पंजाब का भाग नहीं है, ऑप्शन बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? बहुपति विवाह की प्रथा को कौन जनजाति मानता है आप सभी को बताना है। तो देखिए अगर आप इस प्रश्न के लिए सही जवाब का बात कीजिएगा तो टोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही क्रम आपको बताना है। सही क्रम क्या होगा आप सभी को बताना है। तो देखिए अगर बात कर लिया जाए, आप लोग ध्यान रखिएगा गोदावरी की लंबाई कितना है। तो ध्यान रखिएगा 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर किसका लंबाई है? गोदावरी का। नर्मदा का अगर मैं बात कर लूँ तो ध्यान रखिएगा 1312 किलोमीटर नर्मदा की लंबाई है। ठीक है, महानदी का पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा महानदी की लंबाई हो जाएगा आपका 900 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 900 किलोमीटर। ताप्ती का लंबाई हो जाएगा देखिए 724 किलोमीटर। ठीक है, 724 किलोमीटर सही सुमेलित पूछा है। तो ज़्यादा 1465 किसका है? गोदावरी का। इसके बाद कितना है? नर्मदा का 1312 किलोमीटर, महानदी का कितना है? तो 900 किलोमीटर, और ताप्ती का कितना है? 724 किलोमीटर। तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही जवाब बताना है कि इस मृदा को सिंचाई की, यानी कि किस मृदा होना चाहिए यहाँ पर सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी है? देखिए काली मृदा आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? काली मृदा। काली मृदा को ही रेगुर मृदा भी कहा जाता है और रेहड़ मृदा भी कहा जाता है, जो कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मृदा है, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है? चंबल घाटी योजना से संबंधित आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा गांधी सागर और जवाहर सागर किस नदी से संबंधित है? चंबल। आप लोग ध्यान रखिएगा। कूट के सहारे आप उत्तर सिलेक्ट कीजिएगा तो ऑप्शन ए होगा, ए और 2 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा गांधी सागर
मध्य प्रदेश से संबंधित है और जवाहर सागर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को रिलेट करके आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वही गोविंद सागर झील का निर्माण अगर पूछ लिया जाए तो देखिए सतलज नदी पर बना जो बांध है भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, इसी पर किसका निर्माण करवाया गया है, गोविंद सागर झील का, ठीक है। वही बात किया जाए गोविंद बल्लभ पंत सागर का तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका निर्माण रिहंद नदी उत्तर प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए आपसे पूछा गया है चंबल नदी पर कौन कौन बनाया है, तो देखिए गांधी सागर जवाहर सागर, ऑप्शन ए आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन फसल नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, 22 नंबर प्रश्न का जवाब बताइए आप लोग। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिए, गेहूं क्या है, एक खाद्य फसल है, गन्ना जूट कपास क्या है, नकदी फसल है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए मालजा खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है, यानी कि मलजाज खंड, देखिए यहाँ पर मलजाज खंड किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है आप लोगों को बताना है। तो देखिए 23 के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा तांबा, ठीक है। 23 के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी को तांबा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए यहाँ पर 24 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नाभिकीय शक्ति केंद्र दिया गया है और एक तरफ राज्य दिया गया है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन नीचे कूट के माध्यम से दिया गया है। तारापुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, महाराष्ट्र में, यानी कि बी का क्या हो जाएगा 3। देखिए बी का मात्र एक ही ऑप्शन बी है जिसमें 3 दिया गया है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। कोटा कहाँ हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कोटा हो जाएगा यानी कि राजस्थान, यानी कि ए का क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी का यानी कि काकरापारा कहाँ हो जाएगा, गुजरात आप लोग ध्यान रखिएगा। और नरौरा कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, डी का 1 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर है, देख लीजिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 में दिया गया है भारतवर्ष में अधिनियमों का नाम दिया गया है और सूची 2 में वर्ष दिया गया है कि कौन सा अधिनियम किस वर्ष लाया गया था, ठीक है, या पारित हुआ था। तो आप लोग मिलान कर लीजिए कि कौन सा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था और नीचे देखिए कूट दिया गया है, ऐसे करके देख लीजिए ए बी सी करके दिया गया है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए अगर आप सही उत्तर का चयन कीजिएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो ध्यान रखिएगा 1980 में आया था। कब आया था, 1980 में आया था। वही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था, 81 में आया था, ठीक है। और जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था, यानी कि 1974 में आया था, ठीक है। यानी कि ए का 1 सम्मिलित है, बी का 2 सम्मिलित है, सी का 3 और डी का 4। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, और बिहार पुलिस मद्य निषेध में दरोगा में यह प्रश्न पूछा गया है। पूछा गया बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, बुक्सा बाघ परियोजना के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है आप सभी को बताना है। तो देख लीजिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सही है, ठीक है। वही अगर बात कर लिया जाए बी का सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, यह भी सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, यह भी सही है, ठीक है। वही सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह का बात किया जाए तो मंगल नहीं है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मंदतम गति वाला ग्रह हो जाएगा आपका वरुण, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार आप लोग थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, इस प्रश्न के लिए, लेकिन वरुण ही आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। नहीं पूछा गया है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है, कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है आप सभी लोगों को बताना है, ठीक है। देखिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए अगर इस प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो अगुलहास जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा और दक्षिणी हिंद महासागर धारा,
यह हिंद महासागर से संबंधित है। ठीक है, वही बात कर लिया जाए ऑप्शन नंबर डी, देखिए नहीं पूछा गया है, तो बेंगुला जलधारा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। यह एक प्रकार का ठंडी जलधारा है और हिंद महासागर से संबंधित नहीं है। यह किससे संबंधित है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अंध महासागर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। प्रश्न है 29 नंबर, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था, किस देश के संविधान से? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, और समवर्ती जो सूची है ध्यान रखिएगा, इसमें वर्तमान में कुल कितने विषय हैं तो ध्यान रखिएगा 52 विषय है। कितने हैं? 52 आप लोग ध्यान रखिएगा। शुरुआत में कितना था? 47 विषय था, लेकिन वर्तमान में 52 आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए आपके सामने 30 नंबर, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और कितने अनुसूची थे? कितने भाग और कितने अनुसूची थे आप सभी लोगों को बताना है, यानी कि 30 के लिए सही जवाब आपका क्या होगा आप सभी को बताना है। तो देखिए 30 के लिए सही जवाब ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था मूल संविधान में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा वर्तमान संविधान में अगर भागों की संख्या पूछ लिया जाए तो 25 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुसूची कितना हो गया है? 12 हो गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। ठीक है, आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है 32 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संबंधित है आप सभी को बताना है। तो देखिए आप सभी को मैं बता दूं, जो नीति निर्देशक तत्व है या सिद्धांत है आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 51। और देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए अगर अनुच्छेद का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 36 से लेकर के कहाँ तक है? 51 तक है, और 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है आप सभी को बताना है। देखिए आयु 35 वर्ष पूरी होना चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है, देश का नागरिक हो, यह योग्यता होनी चाहिए। योग्यता नहीं पूछा है, पढ़ा लिखा हो या नहीं इससे मतलब नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? किस किस ने संभाला है आप सभी को बताना है। तो देखिए 34 के लिए सही जवाब का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद का नाम ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा यानी कि शंकर दयाल शर्मा का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जिसे निर्विरोध चुना गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब 34 के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, 34 के लिए यहाँ पर एक मिनट देखिए 1 यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, गलती हम ऑप्शन बता दिए थे। ठीक है, बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? किसे प्राप्त है? ध्यान रखिएगा भारत के महान्यायवादी को प्राप्त है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, निम्न युग्मों में कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? एक तरफ राज्य दिया गया है, एक तरफ लोकसभा का सीट दिया गया है। जैसे बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? बार बार बताता हूँ 40 है। ठीक है, इसी तरह आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश में 42 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, पंजाब में 42 है। वही बात किया जाए असम का, तो असम में 13 नहीं है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके लिए सही जवाब 13 नहीं होगा, यहाँ पर 14 होगा। ठीक है, कितना होगा? 14 आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए लेखा अनुदान बना है, किस किस से मिलकर बना है आप सभी को बताना है।
तो देखिए 37 के लिए सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, बजट पारित लंबी होने के कारण निधि आवंटन हेतु किसका निर्माण किया गया है, तो लेखानुदान का निर्माण यानी कि लेखानुदान बनाया गया है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो गया, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, किस समिति में नहीं होता है आप सभी को बताना है। देखिए प्रश्न आपके सामने है और आप लोग ध्यान रखिएगा, आकलन समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आकलन को ही आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि प्राक्कलन समिति, ठीक है। और कुल कितने सदस्य होते हैं इसमें, 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं प्राक्कलन समिति में, ठीक है। इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वही लोक लेखा समिति का अगर बात किया जाए तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 कितने होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए फूलों का खेती क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फसलों की खेती एग्रोनोमी कहलाता है, ठीक है। वही बात किया जाए फलों की खेती तो पोमोलॉजी, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है, तो सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर से संबंधित नहीं है, ए ओरेलिकल्चर से संबंधित है। किससे, ओरेलिकल्चर, आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ध्यान रखिएगा, हॉर्टिकल्चर पादप बागवानी, ठीक है। तो देखिए नहीं पूछा गया है, ऑप्शन सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 40 नंबर प्रश्न है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए दूध का अगर बात कर लिया जाए तो ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, पायस के उदाहरण है, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है, किसके द्वारा किया जा सकता है आप सभी को बताना है। देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके लिए सही जवाब होगा आपके 41 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न है, उत्तलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता है वह क्या है, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए और आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। प्रथम श्रेणी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्कोप, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। एमीमीटर से ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, क्रिस्टन ह्यूगेंस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति के द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई आपको बताना है। देखिए दर्पण से प्रश्न है और हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। व्यक्ति की लंबाई की आधी होना चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की क्या होना चाहिए, आधी होना चाहिए। आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है। तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 47 नंबर, देख लीजिए, निम्नलिखित नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, कौन नहीं पाया जाता है, रेडॉन, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 47 के लिए सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, कार्योलाइट किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है, कार्योलाइट किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या हो जाएगा, बॉक्साइड, और लोहा का पूछ लिया जाए तो हेमेटाइट, आप लोग ध्यान रखिएगा। कार्योलाइट पूछा गया है, एल्युमिनियम आप लोग ध्यान रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है, कहाँ है स्थित, आप सभी को बताना है। तो देखिए आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, नागपुर में है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 50 नंबर प्रश्न है, URL, ठीक है, का विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया है URL का, ठीक है। तो देखिए अगर फुल फॉर्म का बात कर लिया जाए तो कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, ऑप्शन सी में दिया गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई सही रूप से सुमेलित नहीं है। देखिए सही रूप से नहीं है, ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है, सही है। प्रेशर यानी कि दाब को पास्कल में मापा जाता है, यह भी सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेंस में मापा जाता है, यह भी सही है, ठीक है। वही मैग्नेटिक फ्लक्स का बात किया जाए तो टेस्ला नहीं, ध्यान रखिएगा, टेस्ला नहीं, वेबर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेबर होगा इसके लिए सही जवाब, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए वेबर हो जाएगा। नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक। टेस्ला के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, अधिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। चलिए बताइए, प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप सभी को बताना है। तो देखिए 52 के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 53 नंबर प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान केल्विन में बताना है कितना होगा। सेल्सियस में तो आप लोग जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। केल्विन में आपसे पूछा गया है, केल्विन में बताना है। ध्यान रखिएगा 310 केल्विन होता है, कितना होता है 310 केल्विन, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न है, त्रिकोणीय हृदय पाया जाता है, किसमें पाया जाता है त्रिकोणीय, आप सभी को बताना है। तो देखिए उभयचरों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे मेढक का बात कर लिया जाए तो मेढक क्या है, एक उभयचर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 55 नंबर प्रश्न है, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है, किसका स्रोत है गोल्डन चावल, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। यहाँ पर जोड़ी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए 56 के लिए सही जवाब 31 आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 57 नंबर प्रश्न है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो WBC आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा। 58 के लिए जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यकृत आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लगता है। क्या बनने से लोहे की वस्तुओं में जंग लगता है, और जंग लगने से किसी वस्तु का भार बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। देखिए 59 के लिए सही जवाब ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, फेरस और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड का मिश्रण, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, यानी कि रूप में प्रयोग होते हैं। चलिए बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ध्यान रखिएगा गांठ द्वारा जड़े, ठीक है, गांठ के द्वारा जड़े, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिए। सॉरी एक मिनट 60 नंबर प्रश्न है ना, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 61 नंबर प्रश्न है, ईस्ट और मशरूम है, क्या है आप सभी को बताना है। तो देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, फंगी है, यानी कि फफूंद है, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया गया है, आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 62 नंबर प्रश्न है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। देखिए यह पुस्तक लिखने का काम ऑप्शन डी डार्विन के द्वारा किया गया है। लेमार्क आप लोग मत लगाइएगा, डार्विन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 62 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 63 नंबर, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है। सर्वाधिक कठोर पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हीरा है। वही टंगस्टन का बात किया जाए तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का, ऑप्शन सी में दिया गया है। लेकिन प्रश्न कठोर पूछा है, ऑप्शन ए का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 64 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन 14 का बात किया गया, फास्फोरस 15 का बात किया गया है, और देखिए सल्फर 16 का बात किया गया है। आपसे पूछा गया है कि ये क्या है, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। देखिए आइसोटोन्स आप लोग ध्यान रखिएगा, आइसोटोन्स के उदाहरण है, ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए 65 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में
से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए विस्फोटक आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। किसका? प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान देखिए जादूगोड़ा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जादूगोड़ा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर, निम्नलिखित में से यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार है? किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार है आप सभी को बताना है। कुचिपुड़ी आप लोग ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न है, गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? गुलजारी लाल नंदा का आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसके पिछले सेशन में हम सब जितना भी इम्पोर्टेंट समाधि स्थल था हम आपको बताए हुए थे। और ध्यान रखिए आप याद कीजिए, इस प्रश्न के लिए सही जवाब नारायण घाट हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 69 नंबर, भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है? देखिए भारत कोकिला आपसे पूछा जब गया है ना, तो ध्यान रखिएगा सरोजनी नायडू, और यह यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए। देखिए 70 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? कब दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 1969 से दिया जाता है। ठीक है, 1969 ऑप्शन नंबर सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है आप सभी को बताना है। तो देखिए असत्य कथन का बात किया जाए, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा है, कादम्बरी बाणभट्ट, 49 डेज किसने लिखा है? अमृता प्रीतम। वही बात किया जाए परिमल, तो खुशवंत सिंह नहीं लिखा है, यही गलत है आपका जवाब, गलत ही पूछा गया है, ऑप्शन डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी आप लोग ध्यान रखिएगा, खुशवंत सिंह नहीं, परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 72 नंबर, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि यानी कि क्या? कानून दिवस आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी रोज विलियन बैथ्यू का नाम ध्यान रखिएगा, बैथ्यू, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए 74 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में दोहा किस देश की राजधानी है? दोहा किस देश की राजधानी है आप सभी को बताना है। तो देखिए दोहा का अगर मैं बात कर लूँ तो ध्यान रखिएगा कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है। ठीक है, कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए जॉर्डन का अमान हो जाएगा राजधानी। ठीक है, तुर्की का अंकारा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि अंकारा आप लोग ध्यान रखिएगा। इजराइल का जेरूसलम हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोहा पूछा गया है, कतर आप लोग ध्यान रखिएगा। 75 नंबर प्रश्न है, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया? कब किया गया था आप सभी को बताना है। तो देखिए 16 अगस्त 1995 को किया गया था, ऑप्शन डी आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 76 नंबर, यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? कौन सा देश शामिल होगा? तो देखिए अगर बात कर लिया जाए यूनेस्को का, तो ध्यान रखिएगा यूनेस्को से संबंधित हम स्टैटिक जीके में आपको प्रश्न सॉल्व कराए हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, कब स्थापना हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि इसका स्थापना कब और मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग आंसर का जवाब क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट में दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कौन सा देश पुनः शामिल होगा इसमें, तो ध्यान रखिएगा 76 के लिए जो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, अमेरिका होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 77 नंबर, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है आप सभी लोगों को बताना है। देखिए आपके पास पुस्तक का नाम दिया गया है और उससे लेखक का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित हो जाएगा। तो देख लीजिए आप सभी लोग पढ़ लीजिए इस प्रश्न को आसानी से, इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आप लोग इस प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा। रस्किन बर्ड का पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स द मनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। ठीक है, इसके लेखक कौन है? रस्किन है। इसी तरह आप लोग मनोज कुमार का भी पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, आदित्य भूषण के भी पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 78 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुफर सुरंग का उद्घाटन किया है? किस राज्य में किया है? ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है,
करेंट के प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 79 नंबर प्रश्न है, पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य से अमरेली में की गई है? किस राज्य से की गई है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग गुजरात से किया गया। ठीक है, चलिए 80 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। 80 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सॉरी उड़ीसा नहीं होगा, पश्चिम बंगाल आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल। 81 नंबर प्रश्न है, देखिए मैथ का प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा तो प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, हम क्या क्या आपको सॉल्व कराएं, है ना। वीडियो लॉन्ग हो जाने के बाद आप लोग देख नहीं पाते हैं, बोलते हैं कि लॉन्ग वीडियो हो गया। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मैथ पे आप लोग जोड़ दीजिए, आपका एग्जाम भी बहुत पास है। ठीक है, और आप जितना प्रैक्टिस हो सके मैथ के प्रश्न को कीजिए। ठीक है, कोई डाउट होगा आप हमें ईमेल कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब निकल करके आएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, 82 का सही ऑप्शन यानी कि सही आंसर आएगा आपका, ध्यान रखिएगा 82 के लिए ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका सही जवाब, 16 वर्ष। ठीक है, 83 को सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, 11 सही 1/9%। 84 के लिए सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, 84 के लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5% हानि। ठीक है, मैं PDF दे दूंगा, आप लोग मैथ के प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 87 नंबर प्रश्न को भी हल कीजिएगा तो इसका भी सही आंसर 2:3 आ जाएगा। ठीक है, 88 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से प्रश्न है, हमेशा पूछा गया है आपके एग्जाम में, ऑप्शन सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, 160 रुपये आएगा। ठीक है, 89 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब देखिए बेलन का आधार दे दिया गया है, पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला के माध्यम से ज्ञात कर देना है। और देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी निकल करके आएगा, 5:1 आएगा। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा, देखिए त्रिकोणमिति से प्रश्न दिया गया है और जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी निकल करके आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए 91 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। देखिए आपके साथ सेंटेंस दे दिया गया है, इसके लिए सही जवाब आपको बताना है। पढ़ लीजिए सेंटेंस को, काफ़ी इजी प्रश्न इंग्लिश से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और ध्यान दीजिएगा इसके लिए सही जवाब ऑप्शन ए आएगा निकल करके 91 नंबर प्रश्न के लिए, ध्यान रखिएगा। एक्सीलरेशन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 92 नंबर प्रश्न है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट बताना है आपको, देख लीजिए मीनिंग क्या दिया गया है, रिलुक्टेंट दिया गया है, आपको अपोजिट इसका बताना है। तो देखिए अपोजिट आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, पढ़ लीजिए 93 नंबर प्रश्न को, देखिए इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए पढ़िए प्रश्न को, आसानी से पढ़ लीजिए। और देखिए इंग्लिश का प्रश्न है, लैंग्वेज में है, आपको पढ़ करके आंसर दे देना है, मैथ तो है नहीं। ठीक है, जीके तो है नहीं कि आपको थोड़ा सा इसमें समझना है कि क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप पढ़े होंगे इंग्लिश तो आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो लोग भी ऑप्शन ए बताएंगे, लास्ट सीन इन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यानी कि करेक्ट स्पेल्ड यानी कि वर्ड पूछा गया है, करेक्ट वर्ड पूछा गया है जिसका स्पेलिंग आपको क्या हो सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, यही वर्ड क्या है सही स्पेलिंग में लिखा गया है, बाकी सब क्या है तीनों गलत है। ठीक है, कॉन्वेंस आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 95 नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनियम बताना है। ठीक है, एडवांटेज का बताना है। चलिए बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए बी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब, बुन को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए 96 नंबर प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। देखिए हम बताए हैं कि उपसर्ग का शब्द के पहले लगता है। ठीक है, ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा। 96 नंबर के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी 1 नंबर, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए शब्द के आदि में, हम थोड़ा सा आगे पीछे देख लिए। ठीक है, शब्द के आदि में लगता है यानी कि पहले लगता है उपसर्ग। 97 नंबर प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। लड़का पेड़ से गिरा में कारक आपसे पूछा गया है। तो देखिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आपादान कारक आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अलगाव का बोध है। ठीक है, अलगाव का, पेड़ से बच्चा क्या हो रहा है गिर रहा है। ठीक है, चलिए
8 नंबर प्रश्न है महेंद्र का संधि विच्छेद, तो महाधन इंद्र हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है। 98 नंबर प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। 199 नंबर प्रश्न है बारहसिंगा शब्द में समास है, बारहसिंगा में कौन सा समास है? देखिए जब बारहसिंगा को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब आएगा ऑप्शन ए आएगा, बहुब्रीहि समास आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो 100 नंबर प्रश्न है इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है, किस शब्द के पर्यायवाची गलत है आपको बताना है। देखिए शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, कमल का जलद पंकज सरोज होता है, पुष्प का कुसुम फूल सुमन होता है, ठीक है। सरस्वती का गिरा भारती वाणी होता है, ठीक है। सूर्य का पूछा गया है तो दिनकर हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिनकर हो जाता है, ठीक है। दीनानाथ हो जाएगा, ठीक है। दिवस याम वासर क्या है, सूर्य के पर्यायवाची नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जितना भी आपको ऑप्शन डी में दिया गया है दिवस याम वासर, ये दिन का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। नहीं पूछा है ऑप्शन डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के टेस्ट नंबर जो 9 ऑफलाइन क्लास था, ठीक है, 100 के 100 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लीजिए। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका 100 प्रश्न में स्कोर कितना है, ठीक है, स्कोर कितना हो पा रहा है, कमेंट में बता दीजिए। चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं एग्जाम तक हर एक तरह के प्रश्नों को आपके सामने ला करके सॉल्व करा दूंगा और इसी प्रैक्टिस सेट से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा 2 दिन से डिस्टर्ब है, एक ही आपको क्लास मिल रहा है एक दिन में, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, इस वजह से मैं डबल क्लास आपको नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आज से आप लोग ध्यान रखिएगा, आज से आपका पर डे 2 सेट देंगे, वो भी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आंसर का नोट्स रहेगा। और टॉपिक वाइज बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा मैराथन ला करके प्रश्नों को कंप्लीट करा दीजिए, तो देखिए टॉपिक वाइज ही हम एक सेशन में प्रश्न लाएंगे और एक सेशन में आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा, ठीक है। एग्जाम बहुत पास है, आप लोग रिवीजन पर जोर दीजिए, ठीक है, किसी तरह का कोई टेंशन मत लीजिए, सफलता आपको मिलेगा, ठीक है। बस ईमानदारी से आप लोग मेहनत कीजिए, मेरे द्वारा जितना आपको कराया जा रहा है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, आप अपने अंदर सारे प्रश्न को पचाने की क्षमता रखिए, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।